गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हिमालय की बेटियां चैप्टर पढ़ा था, जिसका हमारा 2 पैराग्राफ हो चुके थे। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया था कि हिमालय की बेटियां जो नदियाँ हैं वह हिमालय से निकलकर भारत के मैदानी इलाके में बह रही हैं, और जब ये अपने पिता के पास होती हैं, जब ये पर्वतों से निकलती हैं तब तो ये पतली दुबली होती हैं, फिर विशाल मैदानों में जाकर के ये इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। ठीक है, उसके बारे में ही लेखक बता रहा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सब नदियों के नाम हैं, ठीक है, जो हिमालय से निकलती हैं, जिसमें सबसे बड़ी क्या है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही जो ये छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं इनके नाम अपने आप आ जाते हैं, यानी कि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है ये अपने आप में कुछ नहीं है, इनमें दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद। अब पिघले हुए दिल की एक एक बूंद मतलब हिमालय से जो बर्फ़ पिघलती है ना, उससे जो पानी निकलता है, उससे जो पानी निकलता है, जल निकलता है, वो ही इन सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में बह रहा है। ठीक है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं जो हिमालय के जल से बह रही हैं, हिमालय से निकले हुए जल से जो तृप्त होकर के बह रही हैं, ये दोनों नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं। तो अब यहाँ पे समुद्र को इनका पति बताया है, हिमालय का दामाद बताया है। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हाथ पकड़ने का श्रेय मतलब कि यहाँ पे समुद्र से इन दोनों नदियाँ इसमें समुद्र में आकर मिल गई, तो यानी कि इसकी शादी हो गई। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि जो हिमालय में जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो वो छोटी पतली दुबली ऐसे बच्चों की जैसी लगती हैं, लेकिन जब ये विशाल मैदान में आती है, मैदानी इलाके में आती हैं, तो ये विशाल, इनका रूप विशाल हो जाता है। तो कह रही है एक आम आदमी ये सोच भी नहीं सकता कि जो अपने बूढ़े पिता की गोद में, मतलब हिमालय की गोद में ये नंग धड़ंग खेलने वाली बच्चियों जैसी लगती हैं। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि हमें इसमें बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में लेखक को कोई भी झिझक नहीं होगी। आगे देखो, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। अब यहाँ पे बताया है कि कालिदास का एक ग्रंथ था मेघदूत, उसमें उन्होंने विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब वो हमारा संदेश दे देना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। वह और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखता है, वह इसी नतीजे पर पहुंचता है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अंडरलाइन करो, काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, सभी ने नदियों को अलग अलग रूप में देखा है। काका कालेकर ने इसको लोक माता के रूप में दे रखा है,
और लेखक कह रहा है अगर माता कहने से पहले अगर हम बेटी के रूप में देख लें या प्रेयसी मतलब प्रेमिका के रूप में देख लें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अब लेखक कह रहा है कि सभी ने माता, बेटी, पुत्री, प्रेयसी मतलब प्रेमिका सब ने कहा है, लेकिन कई कवि ऐसे हैं जिन्होंने इन नदियों को बहन का भी दर्जा दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंड तिब्बत की बात है। थोलिंड मतलब तिब्बत का एक जगह का नाम है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा कि मैं गुनगुनाने। अब लेखक कह रहा है कि सभी ने कुछ ना कुछ नाम नदियों को दिए, तभी मेरा भी मन हुआ था कि मैं भी तिब्बत का एक जगह थी थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो वो नदी के किनारे जाकर बैठ गया और अपने पैरों को पानी में डाल दिया और उसका मन कुछ गुनगुनाने को हुआ। क्या गुनगुनाने का हुआ? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। उसने यहाँ लेखक ने सतलज को बहन बताया। जय हो सतलज, सतलज मतलब नदी, सतलज नदी का नाम है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मुदित मतलब प्रसन्न होना। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी है बाप हिमालय। अब कह रहा तुम हिमालय की बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ठीक है बेटा, ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप अपना खुद की रीडिंग लगाना और इसका वर्क मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, गुड डे बेटा।